नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम टारगेट प्रीलिम्स 2022 को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2022 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों के लिए एक घोषणा है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाग लेकर आप आकर्षक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसका आयोजन 3 अप्रैल 2022 को सुबह 11 बजे से किया जाएगा। आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2022 को शाम 6 बजे तक है। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के प्रोजेक्ट नेत्र को किस रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया गया है? पहला है, भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे तथा अन्य खतरों का पता लगाने हेतु अंतरिक्ष की एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। अगला है, पृथ्वी विशेष रूप से भारत की ओर आने वाली किसी भी हानिकारक वस्तु का पता लगाने हेतु अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। अगला है, भारतीय स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का एक हिस्सा। अगला है, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की 24x7 निगरानी सुनिश्चित करने हेतु एक कार्यक्रम। स्टूडेंट्स, अगर हम संबंधित समाचार को देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसरो ने अपने प्रोजेक्ट नेत्र के लिए अर्थात नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, इसको ध्यान में रखते हुए एक रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप को यहाँ पर लागू करने की बात कही है। अगर हम बात करते हैं रडार की तो कम से कम 1500 किलोमीटर की दूरी तक अंतरिक्ष के मलबे पर यह निगाह रख सकेगा। आप लोगों के लिए यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि इसरो ने इस प्रोजेक्ट नेत्र को इसलिए आरंभ किया था ताकि अंतरिक्ष के अंदर में जो भारतीय उपग्रह हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या से, किसी भी अनचाहे टकराव से बचाया जा सके। अगर हम अंतरिक्ष में प्रमुख कचरे की बात करें तो फेंग्युन 1C उपग्रह 2007 में चीन द्वारा एंटी सैटेलाइट टेस्ट का हिस्सा रहा और 2009 में कॉस्मोस 2251 इरिडियम उपग्रह टक्कर से उत्पन्न कचरा हमारे लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर करके सामने आया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पहला विकल्प है ये बिल्कुल सटीक है कि भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए हम लाए हैं प्रोजेक्ट नेत्र को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, लाभार्थियों को उनके चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति 5 लाख रुपए प्रति परिवार तक की जाती है। अगला है, योजना के लिए वित्त पोषण साझा किया जाता है। सभी राज्यों और विधायिकाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए 90:10 और विधायिका विहीन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण की व्यवस्था है। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को राज्य सरकारों के साथ गठबंधन द्वारा PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है। सबसे पहले संबंधित समाचार को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग स्केल स्कोप ऑफ PMJAY। इसके अलावा ये बात भी यहाँ पर कही गई कि पहले हम 15 बेड वाले अस्पतालों को शामिल कर रहे थे, लेकिन अब हमने इस सीमा में कमी की है और अब हम 5 बेड वाले अस्पतालों को भी शामिल कर रहे हैं, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में, जनजातीय क्षेत्रों के अंदर में। इसके अलावा अगर कोई उपचार के लिए दावा हमारे सामने आता है तो उसमें 50% धनराशि हम अग्रिम दे रहे हैं ताकि लोगों को उपचार मिलने में किसी प्रकार की समस्या पेश ना आए। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस योजना को 2018 में आरंभ किया गया था। यह पूरी तरीके से कैशलेस, पेपरलेस योजना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी प्रकार के रिम्बर्समेंट या प्रतिपूर्ति की कोई बात है ही नहीं। इसके अलावा जो लाभार्थी हैं उन परिवारों की पहचान 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर की जा रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अर्थात NHA जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसने कहा है कि अब इसमें ही
हम नए उत्साह के साथ आपके द्वार आयुष्मान को लॉन्च कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अब हम असम, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर हम वित्त पोषण की बात करें तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े तय किए गए हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ वित्त पोषण किया जा रहा है। अब चलते हैं जरा प्रश्न की तरफ। अगर हम यहाँ पहले कथन को देखते हैं तो यहाँ बात की जा रही है प्रतिपूर्ति की। देखिए, 5 लाख रुपए प्रति परिवार तक की सीमा तो है, लेकिन चूंकि ये पूरी कैशलेस योजना है तो इसमें प्रतिपूर्ति अर्थात रिम्बर्समेंट के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। और वित्त मंत्रालय ने वित्त पोषण के लिए यहाँ पर इन्हीं नियमों को तय किया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को यहाँ पर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में शामिल किया गया है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ का ही ये इंटरव्यू है आपके सामने। पहला जो कथन है वो गलत हो जाता है, 2 और 3 सही हो जाते हैं। ऐसे में इसका जवाब है बी। अगला समाचार है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से 400 मील की औसत ऊंचाई पर उड़ान भरता है। अगला है, 15 देशों की 5 अंतरिक्ष एजेंसियों की एक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करती है। अगला है, इसे रात्रि में आकाश प्रेक्षकों द्वारा पृथ्वी से बिना टेलीस्कोप के देखा जा सकता है, जो जानते हैं कि इसे कब और कहां देखना है। अब आपके सामने कूट हैं और इनमें से सही कूट का चयन करना है। सबसे पहले आप समाचार देखिए। समाचार दरअसल स्टूडेंट्स यहाँ पर इस संदर्भ में है कि रूस और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट करके आए हैं और ये लौट करके आए हैं सोयूज MS-19 के द्वारा। कजाकिस्तान में इन्होंने लैंड किया है और इसमें अमेरिका के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने अंतरिक्ष में 355 दिन रहने का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम है मार्क वंदे हेई और इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का अमेरिकी रिकॉर्ड बनाया है। आप लोगों को यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भले धरती पर अमेरिका और रूस के बीच तनाव चल रहा है, लेकिन वाह्य अंतरिक्ष संधि के अनुसार, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की स्थापना हुई थी, इसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष गतिविधियां सभी देशों के लाभ के लिए है और सभी देश एक दूसरे की सहायता करने के लिए बाध्य है। यहाँ पर जो अन्य अंतरिक्ष यात्री लौट करके आए हैं जिनका संबंध रूस के साथ में है, इनके नाम है मिस्टर ओलेग नोवित्स्की और प्योत्र डबरोव। अगर आप लोग यहाँ पर इस बात को देखें कि अंतरिक्ष स्टेशन कितनी ऊंचाई पर उड़ता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई है धरती से इसकी, अर्थात 248 मील। 5 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां इसका संचालन करती हैं और 15 देश इसके साथ में जुड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये अंतरिक्ष एजेंसियां हैं नासा संयुक्त राज्य अमेरिका से, रॉसकॉस्मोस रूस से, जाक्सा जापान, ESA यूरोप और CSA कनाडा। और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 1998 में। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहले कथन में लिखा हुआ है पृथ्वी से 400 मील की औसत ऊंचाई पर उड़ता है, तो यहाँ पर होगा किलोमीटर और मील मैं अभी दिखा के आ रहा हूं आपको 248 मील की ऊंचाई पर। ऐसे में पहला कथन गलत हो जाता है, दूसरा बिल्कुल सही है यहाँ पर और तीसरा कथन भी यहाँ पर सही है और ऐसे में इसका सही जवाब हो जाता है बी अर्थात 2 और 3। अगला समाचार है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बदलाव आमतौर पर सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? और इसका सही जवाब है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यह निर्णय किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में 3% का सुधार किया गया है, इसको बढ़ाया गया है, जिसका लाभ 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा और 68.62 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ प्राप्त होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में। आज का प्रश्न 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। अछूत लोगों को पाठकों के रूप में
लक्षित करने वाली पहली मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? और इसका सही जवाब है गोपाल बाबा वालंगर। दरअसल गोपाल बाबा वालंगर भारतीय समाज के अंदर में उन शुरुआती लोगों में से एक रहे जिन्होंने अछूत लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न के संदर्भ में आवाज उठाई और उन्होंने इस उत्पीड़न की व्याख्या करने के लिए एक नस्लीय सिद्धांत भी विकसित किया और इसी को ध्यान में रखते हुए 1888 में उन्होंने विटाल विध्वंसक नामक मासिक पत्रिका को प्रकाशित करना शुरू किया, जिसका मुख्य आधार यह था कि समाज के अंदर में जो ब्राह्मणवादी परंपराएं रहीं, जिनके माध्यम से छुआछूत आदि को बढ़ावा दिया जा रहा था, उनका विरोध किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। इन्होंने सुधारक और दीनबंधु जैसे मराठी भाषा के समाचार पत्रों के लिए लेख भी लिखे, मराठी में दोहे भी लिखे लोगों को प्रेरित करने के लिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने महाराष्ट्र के कुलीन वर्ग से 26 प्रश्नों के आधार पर प्रश्न भी पूछा कि आखिर अछूतों की स्थिति इतनी खराब क्यों है और ये शब्द ही समाज में क्यों चल रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं आज के प्रमुख तथ्य की। गैस निर्यात के लिए रूबल स्वीकार करने का पुतिन का निर्णय। रूस के ऊपर में यूक्रेन पर हमला करने के कारण जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसी के जवाब में पुतिन के द्वारा, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, यह निर्णय किया गया है कि अगर अब रूस से कोई देश गैस खरीदेगा तो उसे भुगतान रूबल में, जो कि रूस की मुद्रा है, उसमें ही करना होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर यूरोपीय देश रूस की इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो इससे रूबल की मांग और बढ़ेगी, जबकि बाजार के अंदर में रूबल की स्थिति खराब होती जा रही है, तो ऐसे में रूबल को एक सहारा मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत संभव है कि जर्मनी और इटली, जो कि रूसी गैस पर विशेष रूप से निर्भर हैं, वो इस गठबंधन से दूर हो जाएं और ऐसे में यूरोपीय एकता टूट सकती है। अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अमेरिका सऊदी अरब से इस बारे में अनुरोध कर चुका है कि सऊदी अरब तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतें घटें, लेकिन सऊदी अरब इस अनुरोध को खारिज कर चुका है। ओपेक देश उत्पादन बढ़ाने के लिए सहमत नहीं है। ऐसे में अमेरिका एक और कार्य कर सकता है कि वो वेनेजुएला पर लगाए गए तेल निर्यात के प्रतिबंधों में ढील दे सकता है, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर में तेल का उत्पादन बढ़ सकता है। हालांकि रूस यह चाहता है कि भारत उसका तेल खरीदे और आने वाले दिनों में भारत रूस के अंदर में तेल और गैस के क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ाए। इस बारे में रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप पुरी से बात भी की है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि रूस से तेल को भारत तक लाना बहुत मुश्किल कार्य है। मसलन रूस के जिन क्षेत्रों में तेल का उत्पादन होता है वो पूर्वी इलाके से काफी दूर है। उत्तर से तेल लाने में सबसे बड़ी समस्या है आर्कटिक क्षेत्र, जहां अधिकांश वक्त तक बर्फ ही जमी रहती है। इसके अलावा अगर हम काले सागर के क्षेत्र को देखें तो युद्ध की वजह से ये पहले से ही बाधित है। अगर हम बात करें यहाँ पर चीन की, तो चीन ने रूस से गैस और तेल लेने के लिए पाइपलाइन बिछा रखी है, जो कि भारत के पास नहीं है। तो ऐसे में चीन यहाँ पर लाभ की स्थिति में है। अगर हम भारत के संदर्भ में कुछ और बातें भी करें तो भारत ने रूस के अंदर में तेल और गैस के क्षेत्र में निवेश तो किया है, लेकिन जो उत्पादन होता है भारत उसे अन्य देशों को बेच देता है, क्योंकि भारत तक लाना हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसमें लागत काफ़ी ज़्यादा आती है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंचते रहेंगे। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।